साथियों नमस्कार। आज की कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। इतिहास की इस कक्षा में आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं पाषाण काल का वर्गीकरण। दोस्तों, इससे पहले की जो कक्षाएं थी उन कक्षाओं में हमने इतिहास का वर्गीकरण और इतिहास के वर्गीकरण में हमने प्रागैतिहासिक काल के पाषाण काल का वर्णन पढ़ रहे थे। पाषाण काल को उपकरण निर्माण की कला एवं तकनीकी के आधार पर उसे 3 भागों में बांटा गया था, जिसमें पहला निम्न पाषाण काल या पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल और तीसरा नव पाषाण काल है। दोस्तों, कल की कक्षा में अपन ने निम्न पाषाण काल या पूरा पाषाण काल के बारे में अध्ययन किया था। एक बार पुनः इस निम्न पाषाण काल या पूरा पाषाण काल का अध्ययन कर लेते हैं। इसके बाद आगे मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल का अध्ययन करने जा रहे हैं। दोस्तों देखिए दोस्तों, कल के अध्ययन में अपने अध्ययन किया था कि ये जो आपका प्रागैतिहासिक काल है ये 2 भागों में बटा हुआ है, पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल। ये पूरा पाषाण काल जो है दोस्तों इसी के अंतर्गत आता है, और आगे जो ताम्र पाषाण काल है वो प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत आ रहा है। इसमें से कल जो अध्ययन किया था वो निम्न पाषाण काल का था। आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं इस मध्य पाषाण काल का। लेकिन इससे पहले इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि कल की क्लास का रिवीजन हो जाएगा। पहला निम्न पाषाण काल क्या जो उपकरण थे वो कौन कौन से उपकरण थे, उस उपकरण के बारे में बताया था कि 2 प्रकार के उपकरण थे। पहला चॉपर और दूसरा चॉपिंग। दूसरा जो इसका साथ में था हैंडेक्स। चॉपर चॉपिंग जो उपकरण हैं ये सोहन घाटी शिवालिक क्षेत्र से प्राप्त हुए, और दूसरा जो उपकरण था वो हैंडेक्स था जो हमारे मद्रास में पल्लमपुरम नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। दोस्तों आगे चलें कि इस निम्न पाषाण काल या पूरा पाषाण काल में जीवन कैसा था। तो अस्थायी जीवन की निवास स्थान का कोई प्रमाण नहीं मिलता, और भोजन जो है कच्चा और जंगली था। देखते हैं दोस्तों आगे के काल में कि मध्य पाषाण काल में कैसी स्थिति थी। मध्य पाषाण काल की शुरुआत कहीं कहीं पर जो मानी जाती है दोस्तों 50,000 ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक का समय रखा गया है। इस पाषाण काल में को एक क्रांतिकारी काल भी कहा जाता है, क्योंकि मनुष्य के जीवन की जो मूलभूत वस्तुएं थी वो इसी काल में देखने को मिलती है। मध्य पाषाण काल को किन किन नामों से जाना जाता है? इस काल का जो नाम है दोस्तों इसके पाषाण उपकरणों के आधार पर भी रखा गया है। इस काल में जो उपकरण जो प्राप्त हुए हैं वो उपकरण इतने लघु या छोटे थे, जो कि उपकरण लघु और छोटे बनने का कारण भी था। उस उपकरणों के आधार पर इसे माइक्रोलिथ कहा गया है। दोस्तों एक और बात है, सूक्ष्म पाषाण जो है ये नामकरण किया गया है। निम्न पाषाण काल में पेबुल जो होता है, इस पेबुल पर उपकरण बनते थे। जैसे ये गोल पत्थर है, नदी घाटियों में लुढ़कने से बनता है। इसको आपने तोड़ दिया तो ये ऊपर का जो भाग है ये भाग आपका क्या बन जाता है? उपकरण। लेकिन जब आप हैंडेक्स बना रहे हो या कोई उपकरण बना रहे हो तो यहाँ से काटने से कोई छोटे छोटे जो टुकड़े करांच टाइप के जो निकलते हैं दोस्तों ये भी धारदार होते हैं। और इस काल के मनुष्य ने इन छोटे छोटे उपकरणों को जो है लकड़ी हड्डी में आगे पिरोकर इसके द्वारा इन्होंने छेनी, छेदक ऐसे छोटे छोटे उपकरण काम में लाने लगा। इस कारण इसे सूक्ष्म पाषाण या माइक्रोलिथ कहा है। एक छोटी सी बात है, इस पाषाण काल में उपकरण 2 प्रकार से बनाए जाते हैं। एक तो पेबुल जो कि मूल पत्थर होता है, एक जो छोटे छोटे जो पत्थर होते हैं उन्हें फलक उपकरण कहते हैं या फलकीकरण के द्वारा निर्मित होते हैं। तो इस काल में जो उपकरण बहुत लघु थे और फलकीकरण के कारण बने थे। दोस्तों अगली बात, इस मध्य पाषाण काल में
जो उपकरण थे उसके आधार पर इस सभ्यता का नाम माइक्रोलिथ रख दिया। इन उपकरणों को फलकीकरण के द्वारा निर्मित किया जाता था। छोटे छोटे उपकरण भारत में कई जगह प्राप्त हुए, लेकिन भारत में इसे खोजने का श्रेय किसे जाता है दोस्तों? भारत में इसे खोजने का जो प्रथम श्रेय है वो कार्लाइल को जाता है। कार्लाइल को जाता है। इन्होंने सर्वप्रथम 1867-68, यहाँ पर 67 to 68 लिख सकते हैं, 67-68 में मिर्जापुर यूपी के स्थान से प्राप्त किए हैं। एक और दोस्तों, यह भारत में तो बाद में, लेकिन इससे पूर्व फ्रांस में भी ये मिल चुके थे। इस क्रम में भारत में इसे खोजने का श्रेय कार्लाइल को जाता है। आगे चले दोस्तों कि इस काल के जो उपकरण हैं, इस उपकरण की खोज राजस्थान में भी हुई। और राजस्थान में ये कहाँ से प्राप्त हुए? तो राजस्थान में बहुत महत्वपूर्ण एक सभ्यता है दोस्तों, जो कि कहाँ प्राप्त हुई? बागोर भीलवाड़ा, कोठारी नदी के किनारे। इस स्थान को खोजने का श्रेय वी.एन. मिश्रा को जाता है। वी.एन. मिश्रा ने यहाँ पुरातात्विक उत्खनन कराने का श्रेय खोज के जस्ट 100 साल बाद 1968 में खुदाई की गई और यहाँ कोठारी नदी के किनारे बागोर नामक जो स्थान है वहाँ पर मध्य पाषाण कालीन उपकरण खोज लिए गए। एक और बात है दोस्तों, बागोर की विशेषता राजस्थान की संस्कृति सभ्यता के संबंध में पूछा जाता है। यहाँ से भारत में सर्वप्रथम पशुपालन का प्रमाण मिला है। पशुपालन का प्रथम प्रमाण कहाँ से मिला है? तो बागोर से प्राप्त होता है। ये ध्यान रखने वाली बात है दोस्तों। आगे चलें कि इस सभ्यता से संबंधित और जो स्थान प्राप्त हुए हैं जीवन यापन के संबंध में भी, और उसके रहन सहन के संबंध में भी, खान पान के संबंध में भी, और ये कहा जाता है क्रांतिकारी युग। और क्रांतिकारी का युग क्यों कहा जाता है? अब थोड़ा सा ध्यान देना। इस मध्य पाषाण काल में उस मनुष्य ने क्या कर लिया था दोस्तों? एक तो अपना स्थायी निवास बना लिया था। स्थायी निवास जो बनाया था वो कहाँ पर बनाया उसने दोस्तों? कोठारी नदी और दूसरी नदी घाटियों के किनारे लकड़ी या छोटी कच्ची ईंटें या कुछ भी जो बात बनाकर उसने अपना निवास स्थायी बना लिया। अब वो घुमंतु जीवन छोड़ दिया। एक दूसरा, इस काल में उसने पशुपालन करना शुरू कर दिया था। और पशुपालन का प्रथम प्रमाण कहाँ से मिला? अभी मैंने बताया था, कहाँ से? बागोर से। आगे चले, इसने आग की खोज कर ली थी। मध्य पाषाण काल के मनुष्य ने आग की खोज कर ली। इतिहासकारों के अनुसार इन्होंने कहा कि एक आता है कि मध्य पाषाण काल से पूर्व निम्न पाषाण काल में भी एक उच्च पूरा पाषाण काल आता है। कहीं कहीं उस काल में प्रमाण देखने को मिलते हैं, लेकिन प्रमाणिक मुख्यतः जो जानकारी मिलती है वो मध्य पाषाण काल में है। तो आग का आविष्कार, आग की खोज, क्रांतिकारी खोज कौन से काल में हुई? मिसोलिथिक मध्य पाषाण काल में। आगे, अगर आग की खोज हो गई थी, रक्षात्मक रूप से उसने आग का प्रयोग किया, तो भोजन अब वो कच्चे के स्थान पर पकाकर खाने लगा था। एक और क्रांतिकारी जो जिसके बिना इस युग की कल्पना असंभव थी, एक क्रांतिकारी खोज जो की है तो वो है पहिए का आविष्कार। पहिए का आविष्कार का मतलब यह है कि क्या पहिया बनाकर उसने बैलगाड़ी बना ली या कोई घोड़ा गाड़ी बना दी? क्या नहीं, उसने जो है इस पहिए के द्वारा जो हमें प्रमाणिक जानकारी मिलती है वो उसके मिट्टी के बर्तनों से होती है। मिट्टी के जो बर्तन होते हैं वो उससे हाथ से बनाए हुए बर्तनों की आकार, शक्ल, सूरत अलग होती है, और एक गोल चाक पर उस मिट्टी को रखकर जो शेप दिया जाता है, उस शेप पे बने हुए जो है बर्तन मिलने से ये कह सकते हैं कि वो चाक गोलाकार था, और ये जो गोलाकार है वो क्या कहलाता है दोस्तों? पहिया। तो पहिए की खोज मध्य पाषाण काल में मानी गई दोस्तों। इस कारण इसे क्रांतिकारी युग और नई तकनीकी का युग भी कहा जाता है। आगे चले दोस्तों कि इसके बाद
जो युग आता है वो है दोस्तों नवपाषाण काल। मध्य पाषाण काल समाप्त होते होते नवीन उपकरण निर्माण की कलाएं देखने को मिल गई, उसी कारण उस काल को नवपाषाण काल में रख दिया। और नवपाषाण काल में कुछ और क्रांतिकारी बदलाव आएगा उपकरण निर्माण की दृष्टि से देख रहे हैं, क्योंकि ये तीनों काल उपकरणों को ही आधार मानकर बताए गए हैं। तो इस नवपाषाण काल में जो उपकरण हैं वो नवीन प्रकार से होंगे। इनका जो समय माना गया है नवपाषाण काल का, वो लगभग प्राय भारत में 10,000 BC से लेकर 4,000 BC तक बता गया। इस काल के जो उपकरण है तकनीकी दृष्टि से क्या परिवर्तन है वो आपको दिखाना चाह रहा हूं कि नवपाषाण काल के जो उपकरण थे वो दो प्रकार से देखने को मिलते हैं। एक पॉलिशदार उपकरण, या यहां पर एक शब्द आएगा चमकीला या चमकीले उपकरण या बर्तन, या उपकरण जो बनाए गए थे वो चमकदार थे, धारदार थे। वो कैसे, पहले इसके बारे में बता देता हूं। इससे पूर्व जो छोटे छोटे माइक्रोलिथ या जो भी उपकरण बनाते थे पेबुल या फलक पर, वो डायरेक्ट उसका फलकीकरण करके किया जाता था। तो जैसे ही नया बनता है तो धारदार होता है। लेकिन नवपाषाण काल के मनुष्य ने अपने उपकरणों को बार बार प्रयोग लेने के लिए या उसको अधिक धारदार बनाने के लिए उस छोटे उपकरण को लेकर दूसरे पत्थर पर खूब रगड़ा और उसे धारदार बनाकर उससे चिकना बनाया गया। ऐसे घिसे हुए चिकने धारदार बर्तन जो वहां जहां निवास स्थान था उसके यहां से प्राप्त हुए हैं। इस कारण उन उपकरणों को कहा जाता है पॉलिशदार उपकरण। अब ये जो पॉलिशदार उपकरण है यह क्या नवपाषाण काल में ही में देखने को मिलते हैं? जी हाँ दोस्तों, इससे पूर्व जो उपकरण थे वो फलकीकरण से छोटे उपकरण थे, लेकिन इस काल में थोड़े बड़े उपकरण आ जाते हैं, लेकिन उनको पॉलिशदार बना दिया गया है। आगे चले, आगे एक दूसरा प्रकार के उपकरण और मिलना शुरू हो जाते हैं और वो उपकरण है हड्डियों पर बने हुए, हड्डियों पर निर्मित है। अब देखो दोस्तों, क्या हड्डियों को तोड़ मरोड़ के बनाते थे क्या? जो भी मृत पशु या जीव होते थे उनकी हड्डियों को भी वहां पर पत्थरों पर घिसकर या उसे नुकीला बनाकर उसे घिस घिस कर वहां पर धार देकर उसे भी औजार के रूप में प्रयोग में लाए गए। पहली बार भारत में पहली बार ये हड्डियों पर निर्मित उपकरण केवल नवपाषाण काल में देखने को मिले हैं। क्या इससे पूर्व हड्डियों के उपकरण नहीं प्रयोग में लाए जाते थे? कोई प्रमाण इसका नहीं मिलता है, चाहे प्रयोग में लाया गया हो। लेकिन पहली बार जो इसके प्रयोग जो हैं नवपाषाण काल में देखने को मिलते हैं। सिंगों पर हड्डियों को या उसको चिकना करके घिसकर उपकरण बनाने के प्रमाण मिलते हैं। दूसरा, इस काल में उपकरण के साथ साथ और क्या क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है उसको हम देखते हैं कि नवपाषाण काल में पत्थर और हड्डियों दोनों पर उपकरण बनाए गए। इस ऐसे स्थलों की जो खोज है भारत में खोजने वाला या खोजकर्ता जो था वो था ले मैन्सूरिये था, जिसने 1860 ईस्वी में टॉन्स नदी जो यूपी में है और एक और है बेलन नदी, उस दोनों नदियों के किनारे इसके साक्ष्य खोज लिए गए। टॉन्स और बेलन नदी घाटी के किनारे इस प्रकार के उपकरणों की खोज का श्रेय मैन्सूरिये को जाता है कि ये हड्डी के उपकरण भी मिले हैं। हड्डी के उपकरण का प्रमाण जो मिला है वो चिरांद, जो एक बिहार का स्थान है, चिरांद नामक सभ्यता में प्राप्त हुए। भारत में प्रथम हड्डी के उपकरण चिरांद से प्राप्त होते हैं। ये प्रश्न कई बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जा चुका है कि हड्डी उपकरण का प्रथम स्थान या प्रथम श्रेय जो जाता है चिरांद बिहार। आगे चले दोस्तों, इस काल की सभ्यता या जीवन कैसा था उस जीवन पर प्रकाश डालें तो भी एक क्रांतिकारी बदलाव देखने को मिल रहा है। और वो क्रांतिकारी बदलाव क्या है दोस्तों? वो देखो कि इस काल में जो जीवन था मनुष्य का मकानों का निर्माण किया जाने लगा था। मध्य पाषाण में काल क्या था? स्थायी रूप से रह गया, एक ही स्थान पर कई लंबे समय तक निवास करने लग गया था, लेकिन वहां पर अपने श्रम के पुरुषार्थ के द्वारा किसी भी प्रकार के आवास नहीं बनाए।
कुछ बनाए होंगे, उनके साक्ष्य हमें नहीं मिलता है। लेकिन इस काल में मकान अपने छायादार जो हैं पत्थर या लकड़ी या जंगली लकड़ियों के द्वारा इसे छाजन और मकान के रूप में निर्मित करने लगा। एक और क्रांतिकारी बदलाव जो आपसे प्राय कई बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया, पशुपालन का प्रमाण तो मध्यपाषाण काल में है, तो खेती का आविष्कार किस काल में हुआ है? तो दोस्तों खेती का प्रचलन जो है नवपाषाण काल की देन है। और नवपाषाण काल में भी भारत में प्रथम खेती करने का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो दोस्तों वो स्थान है मेहरगढ़। ये मेहरगढ़ जो है दोस्तों वर्तमान पाकिस्तान के बलूचिस्तान में मिलता है। ये बलूचिस्तान को भारत की अनाज की टोकरी या प्राचीन काल की अनाज की टोकरी भी कहा जाता है। यहाँ पर सर्वप्रथम गेहूं के प्रमाण मिले हैं। अनाज बोने, मनुष्य ने अनाज बोकर उपजाऊ जमीन में बोकर फसल पकाना शुरू किया बलूचिस्तान के मेहरगढ़ से। लेकिन एक और बात आती है कि भारत में सिंधु सभ्यता का नाम नहीं ले रहा हूं, भारत में सर्वप्रथम चावल के प्रमाण कहां से प्राप्त हुए? तो चावल की जब बात आती है तो एक स्थान है कोल्डीवाहा। कोल्डीवाहा जो स्थान है जहां पर चावल के प्रथम प्रमाण मिलते हैं, ये यूपी में पड़ता है दोस्तों। और यूपी में चावल का प्रथम प्रमाण, जबकि मेहरगढ़ से गेहूं का प्रमाण मिलता है। दोस्तों जिनके सिंधु घाटी सभ्यता से पूर्व का कोर्स सम्मिलित नहीं है, उनको इनसे प्रश्न पूछा की संभावना नहीं होती, इनसे प्रश्न नहीं बनते। लेकिन जब सिंधु घाटी सभ्यता शुरू होती है, वहां से अगर प्रश्न बनते हैं तो वहां से शुरुआत में पूछेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो है प्रारंभिक रूप से गेहूं के प्रमाण कहां से मिले, सिंधु सभ्यता में प्रथम चावल के प्रमाण कहां से मिले, वो सिंधु सभ्यता से बात शुरू हो जाती है। लेकिन बड़े स्तर की जो कॉम्पिटिशन्स हैं उनमें अगर ये पाषाण काल सम्मिलित है, प्रागैतिहासिक काल सम्मिलित है, तो वो प्रथम रूप से पूछता है तो मेहरगढ़ और ये कोल्डीवाहा आता है। और अगर आगे सिंधु सभ्यता से भी प्रश्न पूछेगा तो जरूर उसे आगे लिखा होगा सिंधु काल में, या जो आपके कांस्य युगीन में का प्रथम बार कहां से प्राप्त हुए हैं वो आपको जानकारी में बता। दोस्तों नवपाषाण काल जो है मनुष्य ने अभी धात्विक रूप से किसी भी प्रकार का आविष्कार नहीं किया था, लेकिन अब जो काल आ रहा है वो एक धात्विक दृष्टि से क्रांतिकारी युग है। इस काल में मनुष्य ने जो है धात्विक खोज कर ली थी। अब यहाँ पर एक बात और बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि आग की खोज जो है वो कब हो चुकी थी दोस्तों? वो मध्य पाषाण काल में। इस मध्य पाषाण काल में आग की खोज हो चुकी थी। आग की खोज हो जाने से मनुष्य ने उस आग को प्रज्वलित रखने के लिए किसी न किसी प्रकार के लकड़ी या किसी प्रकार के दूसरे तेल या हल्की चीजें उसमें डालता रहा और उसे हमेशा प्रदीप्त रखा। समय के अनुसार मनुष्य ने जो है उस आग का बहु विधाओं में प्रयोग करना शुरू कर दिया था। धीरे धीरे कभी जंगल या चट्टानों पर या पेट्रोलियम पदार्थों में वो आग लग जाने से जो ऊपर की सतह की चट्टानें पिघल गई हो, दावानल से वो चट्टानें पिघली हो और उनके पिघलने से उनके अंदर का जो धात्विक कण निकल कर इकट्ठा हो गया और ठंडा हो जाने के बाद जो मनुष्य को पहली धातु प्राप्त हुई दोस्तों, वो धातु क्या थी? तांबा। अब इस काल से नवपाषाण काल के बाद यहाँ से अब मनुष्य को या मनुष्य की सभ्यता के साथ तांबे के अवशेष भी मिलते हैं। इसलिए विद्वानों ने उसका अलग से नामकरण कर दिया और उस सभ्यता का नाम रखा दोस्तों ताम्र पाषाण काल। तो अगला जो बिंदु पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों वो कौन सा काल है? ताम्र पाषाण काल। मध्य पाषाण काल की हमने बात, मध्य पाषाण और पाषाण नवपाषाण काल की बात अपने समाप्त कर ली। अब जो बात करने जा रहे हैं वो होगी दोस्तों ताम्र पाषाण काल की। ये प्रागैतिहासिक काल का दूसरा बिंदु है, ताम्र पाषाण काल। अब ताम्र पाषाण काल का अभी मैंने बताया था कि इस युग में जो उपकरण जो बनते थे वो उपकरण किस रूप में है? पत्थर पर और तांबे पर निर्मित है। पत्थर और तांबे पर निर्मित है। अभी आप कह रहे थे सर कि इस मनुष्य ने तांबे की खोज कर ली और तांबे के उपकरण बनाने लगा, तो फिर पत्थर के उपकरण क्यों मिले? दोस्तों जब पूर्व में प्रचलित जो भी उपकरण होते हैं
उनको कोई फेंक नहीं देता, उनको अचानक कोई विलुप्त नहीं कर देता। इनका भी उपयोग करते रहे और इनका भी उपयोग करते रहे। जब पुरातत्व वेदाओं को उन स्थानों से दोनों साथ साथ मिलते हैं तो उस सभ्यता का नाम ही रख दिया ताम्र पाषाण काल। आगे चले दोस्तों, इस काल की सभ्यता के जो प्रमाण है, भारत में प्रथम रूप से खोजने का श्रेय जो है वो किसको दिया जाता है दोस्तों? वीजी चाइल्ड को। सबसे पहले उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी ताम्र पाषाणिक सभ्यता के बारे में। उस पुस्तक का नाम है व्हाट हैपेंड इन हिस्ट्री। इस पुस्तक में उन्होंने जो है इस तांबे के साथ पत्थर के उपकरण जो मिलने लगे हैं, इस सभ्यता के बारे में उन्होंने विवेचन शुरू किया। आगे चले तो इस सभ्यता के संबंध में आगे जो जानकारी हमारे भारत में मिली है कि इस संस्कृति या सभ्यता के लोग किस प्रकार से अपना जीवन यापन करते थे, किस प्रकार से उनका रहन सहन होता था, उसके आधार पर आगे बताए गए हैं। इस काल की जो प्रमुख विशेषता है, जो पहली विशेषता देखने को मिलती है वो है रंगीन मृद भांड। पहले चाक पर निर्मित थे। चाक पहिए का ही एक रूप है, लेकिन अब उसको जो आग में पकाने के बाद जैसा वो मटमैला रंग का होता है, लेकिन अब ऊपर से प्राकृतिक रूप से उसको कलरफुली डिजाइनफुली बनाया जाने लगा। तो यहाँ पर चित्रित या रंगीन मृदभांड की श्रृंखला जो है ताम्र पाषाण काल में चल चुकी थी। आगे चलें, इस काल में कृषि और पशुपालन साथ साथ किया जाने लगा था, जबकि इससे पूर्व के काल में अपन देख चुके हैं कि पहले पशुपालन का प्रमाण मिलता है मध्य पाषाण काल में भागोर से, और कृषि का जो है नवपाषाण काल में कहाँ से? हर भारत के प्रत्येक स्थानों से या मेहरगढ़ से कृषि का साक्ष्य मिलते हैं। लेकिन इस काल में ताम्र पाषाण काल में दोनों साथ साथ चलते हैं। एक और मकान बनाकर निर्माण की श्रृंखला शुरू हुई है नवपाषाण काल में, लेकिन अब यहाँ बात आ रही है कच्ची ईंटें बनाकर निवास जो है कौन से मनुष्य ने शुरू किया है? ताम्र पाषाण काल के मनुष्य ने। कच्ची ईंटों का आशय यह है दोस्तों कि ईंटें मिट्टी के बनाने के बाद उसे धूप में सुखाया जाता था, न कि आग में पकाया जाता था। अगर आग में पकाने के बाद वो पक्की ईंटें बन जाती हैं, लेकिन कच्ची ईंटों का प्रयोग आवास के लिए प्रयोग करने वाली जो सभ्यता कहलाती है ताम्र पाषाण काल था। आगे चले, इन ताम्र पाषाणिक लोगों ने अपनी छोटी छोटी ग्रामीण बस्तियां विनिर्मित कर ली थी। ग्रामीण का मतलब यहाँ पर जो है कच्ची ईंटों के छतें जो डाली गई थी वो लकड़ी घास फूस की थी। पक्की ईंटें प्रयोग में नहीं लाई गई, पक्की सड़कें काम में नहीं लाई गई, इसलिए ग्रामीण बस्तियां कहा है। आगे सबसे पहले धार्मिक विश्वास की जो कामना है वो देखने को मिलती है। धार्मिक विश्वास प्रारंभ माना जाता है। आगे एक प्रश्न पूछा जाएगा आपसे सिंधु घाटी सभ्यता में कि सिंधु घाटी सभ्यता की भारत को प्रमुख देन क्या है? तो धर्म के संबंध में। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में धार्मिक विश्वास कहां से पैदा हुआ? तो ताम्र पाषाण काल से। ताम्र पाषाण काल में पहले से प्रारंभिक रूप से धार्मिक विश्वास दिखाई देता है। आगे चले दोस्तों कि इस काल में ताम्र पाषाण काल के प्रमुख सभ्यताएं कहाँ विकसित हुई वो भारत के संबंध में देखें तो इनके प्रमुख स्थान, भारत में सबसे बड़ा स्थान अगर देखा जाता है तो काय था। और राजस्थान में अगर देखा जाए तो कौन कौन से? शुरुआत से लेता हूं मैं। ये आहाड़ उदयपुर के पास, जिसे धूलकोट की सभ्यता भी कहते हैं। दूसरा गणेश्वर सीकर की सभ्यता, ये दोनों राजस्थान की सभ्यता हैं। राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में जब आपको पहला बिंदु पूछा जाता है तो राजस्थान की सभ्यताएं आती है। उनमें पाषाणिक सभ्यताएं भी हैं और ताम्र पाषाणिक सभ्यताएं भी पूछी जाती हैं। तो ये आहाड़ और गणेश्वर समकालीन है और ये सभ्यताएं कौन से हैं? ताम्र पाषाण युग की। आगे मालवा और कायता, ये दोनों सभ्यताएं दोस्तों मध्य प्रदेश की हैं। भारतीय स्तर पर विख्यात कायता है। आगे चलें तो दायमाबाद और नेवासा और जोरवे, ये महाराष्ट्र की सभ्यताएं दोस्तों। महाराष्ट्र दक्षिण भारत की प्रमुख ताम्र पाषाणिक सभ्यताओं में नाम लिया जाता है दायमाबाद, नेवासा और जोरवे सभ्यता। दोस्तों इसका मतलब यह है कि ताम्र का पाषाण काल
भारत के एक सीमित क्षेत्र में न होकर ये बस्तियां उत्तरी भारत से लेकर दक्षिणी भारत तक फैली हुई थी। और एक फर्स्ट ग्रेड की परीक्षा में पूछा गया था कि सिंधु घाटी सभ्यता से पूर्व में जो ग्रामीण ताम्रपाषाणिक बस्तियां थी वो कौन कौन सी थी। उन बस्तियों के नाम यही ताम्रपाषाणिक बस्तियां आती हैं। उसमें और जोड़ा गया था जोरवे, आमरी, कूली, नाल, ये जो ग्रामीण सभ्यताएं थी उन्हीं से विकसित होकर आगे चलकर जो अगली सभ्यता जो 2500 ईसा पूर्व के बाद जो विकसित हो रही है वो दोस्तों अगली सभ्यता आ रही है कौन सी, सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता अगले चैप्टर में अपन लेके आ रहे हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता को धात्विक दृष्टि से क्या कहा जाता है, इनका समय जो लगभग क्या है 2500 ईसा पूर्व है। इससे पहले की जो दो सभ्यताएं थी, एक पाषाण काल और एक ताम्रपाषाण काल, जो कि किस काल में आता है, प्रागैतिहासिक काल में वर्णन आता है। उसके बारे में अपन ने पढ़ा। ये तो प्रागैतिहासिक काल है, उसमें आपका ताम्रपाषाण और पाषाण काल दोनों बिंदु समाप्त हो गए हैं। आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में अपन नया बिंदु लेके आ रहे हैं जो कि प्राय सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में उस बिंदु की शुरुआत होती है और वो सभ्यता है दोस्तों सैंधव सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता। अगले क्लास में अपन मिलते हैं, तब तक के लिए घर पे रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।